हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसी मैनिया। आज हम आर्गुमेंट राइटिंग के एक और टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज का टॉपिक है शुड एबॉर्शन बी लीगलाइज्ड। तो जो एबॉर्शन है इसको हमें वैधानिक मान्यता प्रदान करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो इस टॉपिक पर हमको एक आर्गुमेंट लिखना है CAPF AC 2022 की परीक्षा जो 7 अगस्त को आयोजित होने वाली है। अब हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था एक डेमो के साथ, ये एक दूसरा डेमो है। अब 2-3 डेमो से आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस प्रकार हमें डिफरेंट टॉपिक्स पे कैसे कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन और जो है फेवर में और अगेंस्ट में आर्गुमेंट फ्रेम करने होते हैं। ये पर्पज़ है इस वीडियो का। तो इस टॉपिक पे हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं कैसे लिखा जा सकता है एक डिसेंट सा जो है इस पे आर्गुमेंट। तो सबसे पहले एक बढ़िया से इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए मैंने देखा है कि ये जो आपका डिबेट का टॉपिक है कि एबॉर्शन को लीगलाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों अभी चर्चा में है, हाल में क्यों चर्चा में है। तो मैंने देखा कि आपने भी देखा होगा कि कुछ दिनों पहले US सुप्रीम कोर्ट ने रो वर्सेस वेड केस को ओवरटर्न कर दिया था और एबॉर्शन को इलीगल डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद से ही ये डिबेट फिर से जो है सुर्खियों में आने लगी। अब इसके बाद इंडिया में क्यों डिबेट में है, पॉइंट ऑफ डिबेट क्यों बनी हुई है। इंडिया में भी एबॉर्शन एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल मैटर है और इसी के देखते हुए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 अमेंडमेंट हुआ था, जिसके अंतर्गत एबॉर्शन को यानी कि प्रेगनेंसी के 24 वीक्स तक फीटस को जो है एबॉर्शन मतलब फीटस का एबॉर्शन किया जा सकता है। ये चेंज किया गया है। तो कहने का अर्थ ये, यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन में बता दिया कि कैसे ये पॉइंट चर्चा में आया, ये टॉपिक चर्चा में क्यों है और इंडिया में कैसे पॉइंट ऑफ डिबेट है। तो ये हमने इस्टेब्लिश कर दिया, इस क्वेश्चन की महत्ता को, इसके रिलेवेंस को हमने इस्टेब्लिश कर दिया इस इंट्रोडक्शन में। अब हम आएंगे सीधे आर्गूमेंट्स के ऊपर। आर्गुमेंट इन सपोर्ट हमने क्या लिखा है, सबसे पहले हमने आर्टिकल 21 का सहारा लेते हुए बताया है कि वीमेंस को भी राइट टू डिग्निफाइड लाइफ का अधिकार है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। कैसे आर्टिकल 21 यहाँ पर वीमेंस का वायलेट हो रहा है। अगर वीमेंस को राइट टू चॉइस नहीं है तो कैसे राइट टू डिग्निफाइड लाइफ होगा। इसका मतलब वीमेंस को चॉइस होनी चाहिए कि वो एबॉर्शन कराना चाहती हैं या नहीं कराना चाहती हैं। तो ये हमारा पहला एक सबसे सॉलिड पॉइंट हो गया। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है, जब भी आप आर्गुमेंट लिखें तो जो सबसे अच्छा पॉइंट हो, जो सबसे आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो, उसको प्रायोरिटी में भी रखें, सबसे पहले रखें। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमने लिया है कि जो फीमेल्स रेप विक्टिम्स हैं वो ऑफन प्रेग्नेंट हो जाती हैं और उसके बाद जो बच्चा प्रेगनेंसी से जो फीटस है उसमें, तो उसके लिए वो जो फीमेल है वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होती है उसके मातृत्व के लिए, क्योंकि वो एक जो है उस अनवांटेड चाइल्ड है और उससे अफेक्शन भी नहीं, उससे एक नेगेटिव मेमोरीज अटैच्ड है। तो कोई भी फीमेल नहीं उस ऐसे बेबी को बर्थ देना चाहेगी। इस केस में भी एबॉर्शन को लीगलाइज कर देना चाहिए, ये भी एक रीज़न हो गया। फिर तीसरा मैंने जो आर्गुमेंट का लिखा है फेवर में कि अगर कोई फीटल डिसऑर्डर है, फीटल डिसऑर्डर मतलब जो गर्भ में पल रहा है बच्चा, उसको कोई बीमारी है तो या उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो आखिरकार उसको जन्म के बाद भी उसका सर्वाइवल मुश्किल ही होगा, या हो सकता है वो जन्म के बाद फिर उसकी डेथ हो जाए। तो ऐसे केस में मदर को रिस्क में डाले हुए बिना सीधे से उसका यही बेहतर है कि उसका एबॉर्शन ही करा दिया जाए। इस वजह से देखो, एक एग्जाम्पल भी मैंने इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, जो सविता हरप्पनवार थी आयरलैंड की, ये एक डेंटिस्ट थी। वहाँ पर जो है आयरलैंड में एबॉर्शन इलीगल था, तो जिसकी वजह से जो इनका फीटस था वो डेड था। उसके बाद एबॉर्शन नहीं कराने दिया गया, इनको अलाउ नहीं किया गया और इनकी भी डेथ हो गई सविता हरप्पनवार की। तो एटलीस्ट हम माँ को तो बचा ही सकते थे ना। तो ये एक आर्गुमेंट हो गया कि अगर फीटस में कोई डिसऑर्डर है तब भी एबॉर्शन को अलाउ कर देना चाहिए। तो ये हमने आर्गुमेंट इन सपोर्ट में देखा, 3 पॉइंट्स लिख दिए सॉलिड जो हमको लगते थे। अब हम देखेंगे आर्गुमेंट इन अगेंस्ट। आर्गुमेंट इन अगेंस्ट में मैंने फिर से आर्टिकल 21 का सहारा लेते हुए बताया है कि जो मेडिकल साइंस है हमारी, ये फीटस को भी लिविंग बीइंग बताती है। एक पर्टिकुलर समय के बाद फीटस का भी हार्ट बीट होने लगता है, उसके भी जो ब्लड जो है ब्लड में रक्त संचार होने लगता है, तो वो भी तो एक लिविंग बीइंग जैसा ही है। तो फीटस को भी राइट टू लाइफ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन देता है। जो हमारा जो है जो माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा है उसको भी तो राइट टू लाइफ है, तो उसके अंतर्गत इसको भी जीने का अधिकार है, इसलिए एबॉर्शन को
अलाउ नहीं करना चाहिए। तो दूसरी बात बताई गई है, जो दूसरा आर्गुमेंट पेश किया गया है वो ये कहा गया है, कई बार ऐसा होता है प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन कराया जाता है, खास करके ग्रामीण इलाकों में या जो पिछड़ी मानसिकता के लोग हैं वो मेल चाइल्ड की डिजायर रखते हैं। उनको लगता है कि जो बच्चा हो वो मेल हो, लड़के की उम्मीद में वो जो है अल्ट्रासाउंड वगैरह करा के प्री चेकअप कराते हैं। अगर उनको फीमेल चाइल्ड मिलती है तो वो एबॉर्शन की तरफ जाते हैं। तो ये तो सीधे सीधे हमारे कानून का मिसयूज़ हुआ है। तो ऐसे मिसयूज़ को रोकने के लिए हमको एबॉर्शन को लीगलाइज नहीं करना चाहिए, मतलब एबॉर्शन को लीगलाइज नहीं करना चाहिए ताकि ऐसे लोग मिसयूज़ ना कर पाएँ। फिर तीसरा पॉइंट जो मैंने लिखा है कि अगर एबॉर्शन होता है तो वो माँ जिसने 9 महीने अपने बच्चे को जो है कोख में पाला हुआ है और जन्म देने के बाद वैसे भी मतलब इतनी ब्लीडिंग होती है और फिजिकल वीकनेस होती है, तो वो जो माँ है वो फिजिकल और इमोशनल उसका हेल्थ काफ़ी अफेक्ट करता है, काफ़ी प्रभावित हो जाता है। एक तो अगर एबॉर्शन हुआ तो उसका जो बच्चा है वो एक्सपायर कर गया। दूसरी बात, उस एबॉर्शन की वजह से जो उसमें मेडिकल जो प्रोसेस होता है उसकी वजह से माँ की हेल्थ को भी काफ़ी प्रभावित होता है। इसलिए भी एबॉर्शन को लीगलाइज नहीं करना चाहिए। ये 3 बिंदु कहते हैं कि क्यों एबॉर्शन के अगेंस्ट में होना चाहिए, एबॉर्शन को लीगल स्टेटस नहीं प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये देखो तीनों जो महत्वपूर्ण बिंदु लगे हमने पक्ष में और विपक्ष में रख दिया। अब एक डिसेंट से कंक्लूजन कैसे दे सकते हैं, कंक्लूजन हम देखेंगे कुछ इस प्रकार, जैसे हमने बताया है इसमें कंक्लूजन का मतलब है मिडिल पाथ लेना है आपको, मध्यम मार्ग, दोनों के बिंदुओं को समेटते हुए एक अच्छा सा निष्कर्ष, एक जो है आपका होपफुल कंक्लूजन देना है, एक पॉजिटिव कंक्लूजन। तो मैंने इसमें कैसे बताया है, इंडिया का केस लेते हुए कि इंडिया ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 में लाया, जिसके अंतर्गत इसने स्पेशल केसेस में 24 वीक्स तक जो प्रेगनेंसी है उसको एबॉर्शन को अलाउ करने की बात कही गई। इसमें मेडिकल बोर्ड का परमिशन के बाद 24 वीक्स तक की अगर प्रेगनेंसी है स्पेशल केसेस में एबॉर्शन अलाउ किया गया है। तो इसी को देखते हुए जो एबॉर्शन है उसको डेलिकेटली रेगुलेट करना चाहिए और जो लोग इसका मिसयूज़ करते हैं उनको पनिश करना चाहिए, लूपहोल्स को नहीं यूज़ करने देना चाहिए और जो है एबॉर्शन को केस बाय केस बेसिस पर अलाउ करना चाहिए, कि देखना चाहिए, जज करना चाहिए कि क्या इस केस में एबॉर्शन की नीड है। हो सकता है मदर की मतलब अगर एबॉर्शन न करा जाए तो मदर की लाइफ रिस्क में हो, तो ऐसे केसेस में एबॉर्शन को अलाउ कर दिया जाना चाहिए। अगर कहीं ऐसा दिखता है कि एबॉर्शन का मिसयूज़ कर रहे हैं, एबॉर्शन लॉ का मिसयूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर एबॉर्शन को नहीं अलाउ करना चाहिए और ऊपर से उनको पनिश भी करना चाहिए। तो ये एक डिसेंट सा कंक्लूजन हो सकता है। तो ये हमने बात किया आपका लीगलाइजेशन ऑफ एबॉर्शन के आर्गूमेंट राइटिंग की बात। तो ये वीडियो से आपको कुछ आइडिया लगा होगा कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है, कैसे आर्गूमेंट्स इन फेवर लिखने हैं, इन जो है अपोजिट लिखने हैं और एक डिसेंट सा कंक्लूजन कैसे देना है। एक चीज़ जो आपको और ध्यान देनी है, जो महत्वपूर्ण डाटा आपने इसमें प्रेजेंट किया है, जैसे मैंने इसमें बिल की बात कही है या फिर इसमें आर्टिकल 21 की बात कही है, इन चीज़ों को मैंने अंडरलाइन कर दिया ताकि जो एग्जामिनर है उसकी नज़र में पहले ही आ जाए और आपके आंसर का एक अच्छा इम्पैक्ट एग्जामिनर के उस पर पड़े। तो ये था आर्गूमेंट राइटिंग, जो हमने दूसरा एक डेमो इसको देखा। इसको आप फॉलो करिए और टॉपिक्स हम देते रहेंगे, आप आर्गूमेंट को प्रैक्टिस करिए और 7 अगस्त की तैयारी के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाइए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।